एमडी कैट और ई कैट फिज़िक्स में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि अभी टेस्ट होने वाले हैं इसी मंथ में, अगस्त के मंथ में। तो इसमें अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके फिज़िक्स के बुक में मौजूद है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इस चैप्टर पे आप यूँ समझ लें कि बुक 1 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह इसके बाद में कल से कोशिश करूंगा कि बुक 2 आप लोगों को स्टार्ट कर दिया जाए, जिसका पहला चैप्टर नंबर 11 है, हीट से रिलेटेड। आज इंशाल्लाह मैं इसके तमाम लेक्चर्स आप लोगों को कंप्लीट करके अपलोड करके भेजता हूं। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें, इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ से पहले मैं चाह रहा हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी की इंपॉर्टेंट्स बातें हैं वो आप लोगों को बताया जाए और समझाया जाए। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी इसके अंदर उन तमाम इंस्ट्रूमेंट का हम लोग जिक्र करेंगे जिसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, लेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज़ लेंस। A lens is a piece of transparent material that can focus a transmitted beam of light. ओके, तो लेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, इस लेंस को आप क्या कहेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स हैं, और दरमियान वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है और किनारा क्या है, पतला है। तो अगर दरमियान वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा हो, ब्रॉड हो, कुशादा हो, तो ऐसे लेंस को आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर दरमियान वाला हिस्सा पतला हो और किनारा इसका ज़्यादा ब्रॉड और कुशादा हो, तो ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है, कॉन्केव लेंस। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में अगर आप देखें, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में, तो इसके अंदर इसी चीज़ का फ़र्क है। कॉन्वेक्स लेंस में मिड पॉइंट वाला जो रीजन है ये ज़्यादा ब्रॉड या कुशादा होगा, जबकि कॉन्केव लेंस के अंदर मिड पॉइंट वाला जो रीजन है वो ज़रा सा नैरो होगा, तंग होगा। तो यही इसमें मेन डिफरेंस है। अब इसमें आप कॉन्वेक्स लेंस में 3 टाइप के कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं। ये कहलाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों साइड कॉन्वेक्स हैं। इसको आप देखें, इसका वन साइड प्लेन है, वन साइड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसको आप देखें, ये बिल्कुल इस तरह है जैसा कि क्रिसेंट, जैसा कि चांद आसमान पे बहुत बारीक सा दिखता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, किनारा पतला होता है और दरमियान वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड या कुशादा होता है। तो इस तरह की अगर शेप बन जाए तो इसको कहा जाता है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीनों कॉन्वेक्स लेंस की मिसाल है। कॉन्केव लेंस में क्या है, ये कहलाता है डबल कॉन्केव लेंस, ये कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, और ये कहलाता है प्लेनो कॉन्केव लेंस, क्योंकि इसका वन साइड क्या होता है, प्लेन होता है। ओके, अब इसमें हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस डबल कॉन्वेक्स लेंस में आप ये देखें कि बहुत सारी बीम ऑफ लाइट, रोशनी की बहुत सारी किरणें जो कि इनफाइनाइट पोजीशन से आ रही हैं, और इनफाइनाइट पोजीशन से आने के बाद इस लेंस के अंदर से पास हो रही हैं। तो जब बहुत सारी पैरेलल बीम इनफाइनाइट पोजीशन से आने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से क्रॉस होती हैं, पास करती हैं, तो दूसरी तरफ जाकर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर जाती हैं या एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, कैपिटल एफ, और इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस एक नुक्ते का नाम है, एक पॉइंट का नाम है, और एक ऐसे पॉइंट का नाम है जिसके ऊपर रोशनी की तमाम शुआएं जो कि इस कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही हैं, तो वो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। यही वजह है कि इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रोशनी को कन्वर्ज करता है, एक नुक्ते पर कंसंट्रेट कर देता है, जमा कर देता है। जबकि इसी के बरक्स आप देखें, ये वाला लेंस कौन सा है, ये वाला लेंस है कॉन्केव लेंस। तो इसके अंदर आप देखिए, जब रोशनी की बहुत सारी पैरेलल बीम इस कॉन्केव लेंस से पास होता है तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है, इस तरफ तमाम रोशनी की मौजें फैल जाती हैं। लेकिन अगर इसको ये इमेजिनरी तौर पे इनर साइड आप ले जाएं तो ये एक पॉइंट से आते हुए मालूम होंगी, और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है, वो नुक्ता है जिस पर रोशनी की तमाम शुआएं कंसंट्रेट करती हैं या कन्वर्ज हो जाती हैं, या इसमें आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे भी ये कन्वर्ज हुआ है लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, तो इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। जबकि इस लेंस का अपना जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center and principal focus is called focal length. The distance between optical center and principal focus is called focal length, और इसको किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से। जबकि इस मिड पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है, एक ऐसी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होकर स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल एक्सेस, इस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का नाम है, और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस दोनों से होता हुआ स्ट्रेट लाइन में गुजर जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस। और इसी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम कैपिटल एफ कहते हैं और जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसके ऊपर रोशनी की तमाम शुआएं कन्वर्ज हो जाती है, जमा हो जाती हैं। ओके, और इसी का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। मजीद आपको ये बात याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल होता है, इसलिए उसकी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे। फोकल लेंथ भी रियल होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। और इसकी इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो Q की वैल्यू भी इसके अंदर पॉजिटिव लेंगे। एक फार्मूला होता है 1/f = 1/p + 1/q। P का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और F का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। अगर आप इसको एलसीएम लें तो फोकल लेंथ का एक शॉर्टकट फार्मूला बनेगा F = PQ/P + Q। और अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है P, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं FQ/Q - F। और अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालना हो तो इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं FP/P - F। ओके, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रे डायग्राम बनाया है, इसको आप देखें और समझें। मिसाल के तौर पर ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस पे आप ये देखें कि ये सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इसके इस जगह पे क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। और इसके डबल डिस्टेंस पे क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि F का 2 टाइम्स होता है। अब यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जो कि 2F के बाहर है, 2F के बाहर है, आउटसाइड 2F या बियॉन्ड 2F। तो आप ये देखें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 2F के बाहर रखते हैं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी, जिसको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। और ये कहाँ बनेगा? बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F। और इमेज कैसा होगा? साइज में छोटा होगा, स्मॉल होगा, जबकि ये लार्ज है, बिग है। ओके, तो आप इसमें ये देखें कि द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड P, and the distance between lens and image is called Q। तो इस तरीके से हम P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर ये फार्मूला वगैरह यूज़ करके हम फोकल लेंथ वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है मैग्नीफिकेशन के लिए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? Q/P, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं? HI/HO। ये एक फार्मूला है जो कि किसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? मैग्नीफिकेशन के लिए। मैग्नीफिकेशन क्या है? एक रेशो है। द रेशो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द रेशो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो रेशो पाया जाता है इसको क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखें, ये है इमेज, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो इसकी जो भी हाइट है इसको आप HI कहेंगे। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, तो इसकी जो हाइट है आप इसको क्या कहेंगे? HO। इसकी बुलंदी को आप कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी बुलंदी को आप क्या कहेंगे? हाइट ऑफ इमेज। द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ओके, यहाँ पर इसके अंदर 5 रे डायग्राम बन सकते हैं, जो कि मैंने बनाया नहीं है, 2 बना दिया है। एक तो यह है कि आप 2F के बियॉन्ड रखेंगे। दूसरा ये कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F पे रखते हैं तो इसकी इमेज भी 2F पे बनेगी और दोनों सेम साइज का बनेगा। अब आप थर्ड में देखें, जब आप 2F और F के दरमियान में रखेंगे तो इसकी इमेज 2F के दूर बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। रियल इमेज तो बनेगी लेकिन बिग साइज में बनेगा। और जब आप F पे रख देंगे तो फिर इसकी इमेज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बहुत बड़ी बनेगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट को F के अंदर रखते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है कि F के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो फिर इसकी इमेज इमेजिनरी बनेगी, इमेजिनरी बनेगी। और यहाँ पर के लिए आपने Q की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है? नेगेटिव। तो इसके इस वैल्यू के लिए आप Q की वैल्यू क्या इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव। बाकी इसके जो बाकी 4 डायग्राम इससे पहले बनेंगे उन तमाम में चूंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, लिहाजा उन तमाम के लिए आपको Q की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है? पॉजिटिव। सिर्फ इसके लास्ट 5 वाले रे डायग्राम के लिए आपको Q की वैल्यू क्या रखनी होगी? नेगेटिव। क्योंकि आप देखें कि ऑब्जेक्ट ये भी ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इमेज जो बन रही है वो भी ऊपर की तरफ है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन है।
तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन का हो जाए तो इस सूरत में Q की वैल्यू के साथ आप क्या लगाते हैं, नेगेटिव। जबकि आप यहाँ देखें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जबकि इमेज की डायरेक्शन इन्वर्टेड, रियल इमेज नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए इसमें तमाम वैल्यू आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ इसमें यह है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जब देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, तो हमें उसे आंखों के मुमकिना हद तक करीब लाना पड़ता है। अगर किसी डब्बे के ऊपर बहुत ही बारीक लिखाई है तो आप उसे पढ़ने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करीब लाकर उसे पढ़ते हैं। तो हमारे आँख के दरमियान एक फासला होना चाहिए किसी भी चीज़ के डिस्टेंस का, और वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। यानी अगर हम किसी चीज़ को वाज़ह तौर पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर अपनी आंखों के करीब रखना होगा, तकरीबन इतना डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 सेंटीमीटर से मज़ीद अगर करीब लाएंगे तो फिर उसकी जो इमेज है वो ब्लंड हो जाएगी और वो बिल्कुल ही धुंधला जाएगा। लेकिन होता यह है कि बाज़ दुनिया में ऐसी भी बारीक चीज़ें हैं जिसे हमें मुमकिन हद तक आंखों के करीब लाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच मेकर जब घड़ी के मुख्तलिफ कुल पुर्जों को देखता है और उसके अंदर मुख्तलिफ स्क्रू या स्प्रिंग वगैरह की एडजस्टमेंट करता है, तो वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए उसे और भी करीब लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए फिर वो क्या इस्तेमाल करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करता है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है कि जब उसे आंखों में फिट कर लेता है तो उस घड़ी को, जिसको उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी आंखों के करीब कर लिया है, बिल्कुल एकदम नियर अबाउट, वो उसकी इमेज को दूर भेजकर कितने स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे थ्रो कर देता है, 25 सेंटीमीटर पे। और फिर उस घड़ी के जितने भी कुल पुर्जे हैं, स्प्रिंग या स्क्रू है, वो काफ़ी बड़े बड़े उसको दिखाई देंगे, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हो चुका होता है, 25 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। और बिल्कुल यही वाली कंडीशन होती है कि यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा लेंस के बिल्कुल एकदम नियर अबाउट हो गया, जबकि उसकी इमेज को हमें थ्रो करके पीछे भेजना है। तो इस किस्म के गिलास जो इस्तेमाल होते हैं इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास का भी नाम देते हैं। और स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, 25 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो फासला जिस पर हम किसी चीज़ को रखकर वाज़ह तौर पर, सही तौर पे उसकी शक्ल सूरत और उसकी इमेज को अच्छे अंदाज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो लेकिन जब बहुत ज़्यादा करीब लाते हैं तो हमें उसे दूर थ्रो करके 25 के ऊपर भेजना पड़ता है, तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, m = 1 + d/f। d की जगह आप 25 यूज़ करेंगे और f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है भाई, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल, आसमान पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं अजराम फल्की, जिसको हम सूरज, चांद, सितारे और भी मुख्तलिफ प्लैनेट्स वगैरह हैं, इन तमाम को ऑब्जर्व करने के लिए, इन तमाम को अच्छे अंदाज से देखने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस्तेमाल करना होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता यह है कि दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, चांद, सूरज, सितारे की तरफ होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और वो लेंस जो हमारी आंखों के नज़दीक होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। वो लेंस जो हमारी आंखों की तरफ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और वो लेंस जो आंखों की तरफ होता है, इसके फोकल लेंथ कम होते हैं। यही वजह है कि इस लेंस को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और इस लेंस को मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। अब यहाँ पर आप देखें कि इनफाइनाइट पोजीशन से बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन से, इनफाइनाइट पोजीशन है ये। मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, सितारे कहाँ मौजूद है, आसमान पर मौजूद है, इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो आपको ये बात याद रखना है कि इनफाइनाइट पोजीशन से जब भी कोई पैरेलल रेज आ रहे होंगे तो लेंस से पास होने के बाद वो किस नुक्ते पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, किस नुक्ते पर कन्वर्ज हो जाएंगे, वो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो होगा ये कि इससे तमाम पैरेलल रेज पास होकर किस पॉइंट पर आ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी नियर अबाउट, इस प्रिंसिपल फोकस के नियर अबाउट इसकी इमेज बनेगी। अब करते क्या है, इस वाले आईपीस को मूव देकर करीब लाते हैं और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो भी इसी फोकल लेंथ के साथ कोइंसाइड करवा देते हैं। और जब इसको कोइंसाइड करवाते हैं तो फिर ये इसको बहुत ही बड़ी इमेज बनाकर काफ़ी दूर थ्रो कर देता है
और इस तरह इसकी इमेज हमें यहाँ कहीं पर बन जाती है, दूर में, काफ़ी दूर हासिल होगी और काफ़ी बड़ी इमेज हासिल होगी। तो ये इसका कुछ रे डायग्राम है। बहरहाल मैं यहाँ पर रे डायग्राम उतना क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब इनफाइनाइट पोजीशन से रोशनी की बहुत सारी पैरेलल रेस चांद, सूरज, सितारे और प्लैनेट से आ रहे होंगे, तो वो बड़े वाले लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, इससे पास होने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे ये कंसंट्रेट करके एक उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। इस इमेज को ये वाला लेंस मैग्नीफाई करता है, बिल्कुल इसी तरह जहाँ यहाँ पर जैसे ये हो रहा है, और फिर ये मैग्नीफाई करके काफ़ी दूर भेज देता है। तो आप ये देखें कि दोनों का चूंकि प्रिंसिपल फोकस एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर गया है या बिल्कुल करीब करीब होकर मिल गया है, लिहाजा इसका जो फोकल लेंथ f1 है और इसका जो फोकल लेंथ f2 है, जो कि थोड़ा शॉर्टर फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, तो इन दोनों फोकल लेंथ को अगर आप प्लस कर देंगे तो यह लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाएगा या लेंथ ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। यानी सिलेंडर के दोनों साइडों पे ये जो लगे हुए हैं लेंस, इसकी जो लेंथ है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, f1 प्लस f2। और जो आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे वो किस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, f1 अपॉन f2। द रेशियो बिटवीन the focal length of these two lenses are called magnification of astronomical telescope। इसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जगह एक और टेलीस्कोप होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या चीज़ है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यह है कि अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर ज़मीन पर मौजूद किसी दरख्त को या किसी बिल्डिंग को या किसी माउंटेन या पहाड़ को देखेंगे तो वो हमें इन्वर्टेड दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो इस मकसद के लिए हमें एक दूसरी दूरबीन इस्तेमाल करनी होती है जिसे हम गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। और इसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस ये वाला तो होगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बजाय कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी इसके डायग्राम कुछ इस तरह के होंगे जी। ये तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, लेकिन ये कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव लेंस। तो इस तरह इसकी मदद से हम इमेज को स्ट्रेट करके, इरेक्ट करके सीधी इमेज बनाकर देख सकते हैं। और इसकी मदद से गैलीलियन टेलीस्कोप की मदद से हम ज़मीन पर मौजूद दरख्त हैं या माउंटेन है या अगर कोई बिल्डिंग वगैरह है तो उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इरेक्ट ऊपर की तरफ उसके डायरेक्शन टॉप की तरफ बनाकर देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अगर हम ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इमेज हमें उल्टी दिखाई देगी, उल्टा दिखाई देगा माउंटेन, उल्टी बिल्डिंग दिखाई देगी। लेकिन उसे सीधा करने के लिए हमें गैलीलियन टेलीस्कोप इस्तेमाल करना होता है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस सेम होगा, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस के बजाय कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा, कॉन्केव लेंस। यही वजह है कि इसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी। और इसके मैग्निफिकेशन के फार्मूले में आपने क्या यूज़ करना है, फार्मूला मैग्निफिकेशन का तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ के लिए आपने क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, L = f1 माइनस f2। तो इसके फार्मूले में और इसके फार्मूले में फ़र्क क्या है, यहाँ f1 प्लस f2 इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर f1 माइनस f2। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस वाली ये कंडीशन इस्तेमाल हो रही है जिसके अंदर फोकल लेंथ क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, माइनस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से वर्चुअल इमेज आपको बनाना है, इरेक्ट या वर्चुअल इमेज आपने बनानी है। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हम लोग आ जाते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में देखें डिफरेंस क्या है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है जो कि ऑब्जेक्टिव कहलाता है, जबकि यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ कम है और आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा है। आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। इसकी फोकल लेंथ को आप f1 कह रहे हैं और इसके फोकल लेंथ को आप क्या कह रहे हैं, f2। तो यहाँ पर अमूमन होता क्या है, होता यह है यहाँ पर कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को 2f के थोड़ा सा बाहर रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फर्न है या कुछ भी बायोलॉजिकल स्लाइड है और उसे हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम उस ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करके 2f से थोड़ा सा बाहर रखते हैं और इससे होता यह है कि इसकी इमेज हमें 2f के अंदर मिल जाएगी, यहाँ कहीं पर इसकी इमेज बनेगी। अब इसके बाद करते क्या है कि इस लेंस को मुमकिन हद तक इसके करीब लाते हैं और ये लेंस एक किस्म का मैग्नीफाइंग
इस टाइप की कंडीशन होती है और ये लेंस इसको इस्तेमाल करते हुए मैग्नीफाई करता है, इसके इमेज को वो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है और मैग्नीफाई करके काफ़ी दूर शिफ्ट करके इसकी इमेज यहाँ कहीं पर हमें बहुत बड़ी इमेज उस बैक्टीरिया या वायरस की हासिल होती है। ठीक है, तो इस लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है इसको आप क्या कहेंगे, M1, और इस वाले लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है इसके मैग्नीफिकेशन को आप क्या कहेंगे, M2, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन है ये एक्चुअल में मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं 1+D/F। लेकिन चूंकि ये सेकंड लेंस है इसलिए F की जगह आपने क्या रखना है, F2, जबकि इस वाले मैग्नीफिकेशन के लिए आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे Q/P, जो कि यहाँ पर मौजूद है, द रेशियो बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है स्मॉल q, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन है ऑब्जेक्टिव का, और ये आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरी बात यहाँ पर Q1 को अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ सिलेंडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और P1 की जगह आप अप्रॉक्स में F1 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, फर्न और इस तरह की दूसरी चीज़ों के स्लाइड को देखकर उसके नकूश को अच्छे अंदाज से ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्लियर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ लुमिनस बॉडीज। किसी भी लुमिनस बॉडीज जो कि रोशन होते हैं, रोशन जिस्म के जो स्पेक्ट्रम बन रहे होते हैं, उस स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ के रोशनी के वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके बुक में मौजूद है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से, इसकी कुछ थ्योरी के कुछ बातें थी जो कि मैंने आप लोगों को समझाना ज़रूरी समझा था। अब इंशाल्लाह हम लोग इसके जितने भी MCQs, MDCAT और ECAT या 2 ग्रेड्स या जितने भी नस्ट वगैरह के पेपर में मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग तमाम MCQs को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे अंदाज से देखेंगे और उसे समझेंगे। ओके, थैंक यू।